नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चले दोस्तों आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है रवि, उत्तर प्रदेश के रहने वाले। और जो उनके साथ में ये घटना बनी थी, साल था 2004 का। तो क्या हुआ था रवि जी के साथ में, आइए हम अब विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं रवि जी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों मेरा नाम रवि है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला और वो साल था 2004 का। हमारी फोटोग्राफर की दुकान थी, यानी फ़ोटो स्टूडियो। मेरे बड़े भाई ने ये दुकान बहुत मेहनत से बहुत कुछ गंवा करके ये दुकान अब एक तरह से खोला था। दुकान खरीदा था और इसके बाद वो दुकान चल पड़ी थी और हम दोनों भाई उसमें मेहनत करते थे। अब एक तरह से जो भी मेरे बड़े भाई थे ना, अपनी एक तरह से जितनी जमा पूंजी थी वो खर्च कर चुके थे उस दुकान में। लेकिन दुकान अब सही चल रही थी, हम दोनों भाई बड़ा खुश थे। अभी मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरी तो उम्र लगभग 24-25 साल की थी। लेकिन मेरे परिवार के लोग अब मेरे लिए भी रिश्ता ढूंढ रहे थे। खास करके मेरी भाभी, वो चाहती थी कि उनका एक दूर का रिश्तेदार है और उसी लड़की से मेरी शादी हो जाए। अब वो लड़की उनकी अब एक सहेली की तरह थी। अब खैर हम दोनों भाई अपने काम में जुटे हुए थे और साल भर तो काम बहुत बढ़िया निकला। लेकिन अब हमारे देखा देखी हमारे अगल बगल में अब 2-3 दुकानें और खोल चुकी थी और इसके बाद तो हमारा काम धंधा बिल्कुल ठप होता चला गया। जो हम रेट लेते थे ना शादी ब्याह में जाने का, अब एक तरह से कहूँ ना कि हम 100 रुपये लेते थे ना तो 50 रुपये भी हम मांगते थे ना, तभी ग्राहक नखरे होते थे कि फलाना तो इतने में कर रहा है, जा भाई तुम उसी से करा लो। स्टूडियो में भी उतना काम नहीं था, काम बिल्कुल बढ़ चुका था। अब कई दुकानें जो खुल चुकी थी। आखिरकार हमारे बड़े बड़े भाई उदास रहने लगे। अब मैं उनको समझाता था कि आप देखिए उदास मत रहिए, काम आएगा हमारे पास में। हम जेन्युइन लोग हैं और हम अब अच्छी तरह से काम करते हैं, हमारे काम में कोई कमी नहीं है। जो हमारे पुराने ग्राहक हैं ना वो हमारे पास ज़रूर लौटेंगे। अभी जाने दीजिए, वो जब उनको लगेगा कि हम अच्छा काम करके देते हैं तो हमारे पास ज़रूर आएंगे। अभी एक लहर है और वो बह रही है, लेकिन लहर मुड़ेगी ज़रूर। मैं अपने भाई को दिलासा देता था और मेरे भाई भी अब हाँ हूँ करके रह जाते थे। वाकई में कुछ हालत हमारी परिवार की ठीक नहीं थी। उस टाइम सब जमा पूंजी हमारे भाई जो थे अब एक तरह से फोटो स्टूडियो में लगा चुके थे। दुकान खरीदना, अब उसके साज सज्जा पर अब उपकरण खरीदना, अब पैसा तो खर्च होता है ना। तो घर बड़ा अब एक तरह से कहा ना कि गरीबी में चल रहा था। सब कुछ होते हुए भी हम लोग अब एक तरह से गरीबी में जी रहे थे। अब पैसा ही नहीं कमा पा रहे थे तो आखिर हमारा खर्चा कहाँ से चलेगा। खर्चा करने से पहले हम लोग को कई बार सोचना पड़ता था कि ये खर्चा करें, क्या इससे हमारा कुछ काम आगे बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में हम आ चुके थे। तब मैं अपने बड़े भाई को संभाला था कि देखिए हम लोग दूर के जो काम छोड़ देते हैं ना, जो शादी ब्याह के आता है, दूसरे गांव का होता है, दूसरे स्टेशन का होता है, तो हम छोड़ देते हैं ना। अब हम उसको छोड़ेंगे नहीं, मैं जाऊंगा, मैं उसका काम का करूंगा और आप सिर्फ फोटो स्टूडियो देखिए, आप फोटो स्टूडियो संभालिए, अब बाहर का काम मैं कोई छोड़ूंगा नहीं। आखिरकार मैं अपने जिद पर था और जो भी बाहर का काम आता था मैं उसको जाने ही नहीं देता था। मैं बिल्कुल एक एक दिन में दो काम 3 काम मैंने किया था। अब मैं एक तरह से भाग दौड़ मेहनत करने लगा था। अब मेरा जो मेहनत था अब कहूँ ना थोड़ा बहुत रंग लाने लगा था। भैया के चेहरे पर जो उदासी रहा करती थी अब उदासी मिटने लगी थी। अब वही तो मैं देखना चाहता था कि उनके चेहरे पर मैं कब खुशी लाऊं। और इधर भाभी जो थी ना मेरा रिश्ता तय करने में लगी थी। अब मैं उनको समझाता था कि भाभी आप रिश्ता अब जितना भी तय कर लो, शादी तो अभी होने से रही, अभी हम लोग का माली हालत ठीक नहीं है, ऐसे में वक्त लगेगा। अब पता नहीं वो लड़के वाले रुक पाएंगे या नहीं रुक पाएंगे, आपका मेहनत करना कहीं व्यर्थ ना चला जाए। और तब भाभी कहती कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं उनको रोकूंगी, उनको उनसे टाइम लूँगी। आखिरकार वो अपने अब एक तरह से मेहनत कर रही थी, अब मैं अपना काम में मेहनत कर रहा था। अब मैं तो दूसरे स्टेशन पर अब मैं कहूँ कि दूर दूर तक जाता था। अब मैं अपने
कहीं बाहर का काम होता जो दूर का था, हम ट्रेन से जाया करते थे। अपनी जो बाइक थी वो ले आकर के हम प्लेटफार्म पर खड़ा कर देते थे। अब जो पार्किंग थी जो उस जगह पर खड़ा करके मैं फिर ट्रेन पकड़ के चला जा करता था। रात का लौटने को टाइम नहीं होता था, कभी जल्दी भी लौट आए, कभी शादी वादी का फंक्शन हो तो बहुत रात हो जाती थी। तब भी मैं अब एक तरह से उस जगह से निकल आता था। जो भी ट्रेन मिलती थी वो ट्रेन पकड़कर अपने स्टेशन पर उतरना और बाइक लेना और फिर घर की तरफ निकल जाता था, ताकि मेरा कल का काम नुकसान ना हो। इतना मैं मेहनत करता था। और वो शाम तो मैं कहूँ, शाम तो नहीं कह सकते, रात हो चुकी थी। जब मैं स्टेशन से उतरा, मैं एक फोटोग्राफी के काम में गया था। बर्थडे पार्टी थी, लेकिन वो हमारे रिश्तेदार में थी, लेकिन वो दूर था। अब एक तरह से कहूँ ना कि मुझे लौटने में देर हो चुकी थी। रात के करीब करीब 10 बज चुके थे। मैं भी अब एक तरह से धन्यवाद अब उन लोगों को दे रहा था कि मुझे जल्दी छोड़ दिया, नहीं तो उनकी पार्टी ख़त्म नहीं हुई थी। लेकिन जब मैंने हवाला दिया कि मुझे अब घर लौटना है, कल का दूसरा काम है, तब वो लोग मुझे जाने दिए थे। स्टेशन से उतर करके और मैं अपने बाइक स्टैंड पर चला। बाइक निकाल करके जैसे ही मैं मेन रोड पर आता हूँ, एक लड़की हाथ देती है, रुकिए रुकिए रुकिए। देखने में जेंटल लड़की लग रहा था कि अब अच्छे घराने से है, कपड़े लत्ते सब वैसे ही अच्छे अच्छे पहन रखे थे। मैं उस लड़की को देख करके मन ही मन सोच लिया था कि ये लिफ्ट मांगने वाली है, और चलो आज तो मैं लिफ्ट दे दूंगा, अच्छे मूड में हूँ। नहीं तो मैं अक्सर इन लोगों को देख करके मैं निकल ही जाता था। लेकिन ना जाने उस रात मेरे साथ में क्या दिमाग में आया था कि मैं उसके पास में बाइक रोक दिया। लड़की मेरे पास में आई, कहने लगी मुझे आगे तक छोड़ देंगे, रेलवे क्रॉसिंग के पास में। अब मेरा भी घर तो उधर ही था, स्टूडियो भी उधर था, उसके थोड़ी दूर आगे पर अब बाजार शुरू हो जाता था। सबसे पहले मेरा स्टूडियो था, इसके बाद बाजार का सिलसिला, और उसके बाद हमारा घर। अब मैं उधर जा ही रहा था तो मुझे कोई ज़्यादा तोल तमाट तो करना नहीं था। मैंने बोला हाँ बैठ जाइए, छोड़ दूंगा मैं आपको। अब एक तरह से लड़की बैठ गई, मैं अपना बाइक चलाने लगा, आप बातचीत करने लगा। मैं पूछ बैठा कि आप इतनी रात को कहाँ से लौट रही हैं। तब वो कहने लगी कि मैं शहर गई हुई थी, हमारा घर रेलवे लाइन के क्रॉसिंग के पास में ही है, जो आम का बगीचा है ना बड़ा वाला, वहाँ पर मेरा घर है, मैं वहीं पर रहती हूँ, आप मुझे उसी जगह पर उतार देना। मैंने बोला ठीक है। इसके बाद थोड़ा बहुत हल्की फुल्की बातचीत हुई थी, हमने एक दूसरे का नाम पूछा था। मैंने तब उसका बहुत एक तरह से गौर से देखा था। वो लड़की वाकई में बहुत ही अच्छी थी, सुंदर थी, लंबी हाइट थी, उसकी लंबाई ठीक ठाक थी, चेहरा मोहरा भी बहुत आकर्षक था। फिर जब हम उस जगह पर रुके ना, रेलवे लाइन क्रॉसिंग के बाद में, जहाँ पर वो आम का बगीचा शुरू हो जाता था, और वहाँ पर बहुत सारा अब घर बने हुए थे। अब लोग बाग रेलवे लाइन की दूसरी तरफ भी अपना घर बनाने लगे थे, और वो इलाका था रेलवे लाइन का दूसरी तरफ का। मैंने बोला वो वाला घर है आपका? तब वो कहने लगी कि नहीं, हमारा घर सबसे लास्ट वाला है, जहाँ पर बगीचा का अंत होता है, बस वहीं पर हमारा घर है छोटा सा, कभी आना आप अगर दिन में टाइम हो। अब एक तरह से मैंने उसको बोला कि हमारा स्टूडियो है, और मैं अपना एड्रेस भी बताया, कभी फ़ोटो खिंचवाना है तो हमारी दुकान पर आना, अगर मैं ना मिलूँ तो मेरे भाई साहब रहते हैं, आपकी सेवा भाव करेंगे और अच्छे अच्छे फ़ोटो खींच देंगे। लड़की मुस्कुराने लगी, कहने लगी हाँ मैं ज़रूर आऊँगी, ऐसा कोई काम पड़ेगा तो मैं ज़रूर आपसे मिलूँगी, आपके स्टूडियो में आऊँगी। इसके बाद में मैं उस लड़की को अब जहाँ बताई थी उसी जगह पर छोड़ करके टाटा बाय बाय करके हम अब एक तरह से मैं अपने घर और वो अपने घर, बस वहीं तक का हमारा एक तरह से रिश्ता था। लेकिन उस लड़की का जो छवि था ना, मेरे दिमाग में बैठा हुआ था। अब मैं सोच रहा था काश ये लड़की मेरे जीवन में आ जाए, लेकिन उधर भाभी भी अब एक तरह से तूल तमाल मचा रखी थी, अपने रिश्तेदार से मेरी शादी अब ठीक करने की कोशिश कर रही थी। अब मैं एक तरह से कहूँ कि भाभी को मना कर देते हैं, लेकिन अभी नहीं, अगर इस लड़की से कोई बात बन जाती है भविष्य में, तब मैं कहूँगा कि भाभी मैं अपने लिए लड़की देख लिया हूँ, यही बात सही रहेगी।
अभी बताना सही नहीं होगा। आखिरकार अब मेरे मन में उसके लिए प्रति प्यार अब एक तरह से आ चुका था। हाँ, मैं इसके बाद 3 दिन तक उससे मेरा मुलाकात नहीं हुई थी। हाँ, एक रात मैं फिर लौट के आ रहा था। ज़्यादा अभी रात नहीं हुई थी, 9 बज रहा था। उसी स्टेशन से बाइक लेकर के जैसे निकलने लगा और उसी जगह पर वो लड़की फिर मुझे अब रोकना चाहा, हाथ दिया। मैं दूर से उसका कपड़ों का हिसाब से देख करके समझ गया कि वही लड़की है, रेलवे क्रॉसिंग आगे वाली बगीचे वाली। हाँ, मैं तो जैसे मुस्कुरा के उसका स्वागत किया। हाँ, तब वो भौचक्का कहने लगी, आप इस वक्त में कहाँ से आ रही हो? मैंने बोला, मैं अपना काम करके आ रहे हैं, फोटोग्राफर है ना, आप शादी का फंक्शन इधर से उधर चलता रहता है, तो आप कैसे? और वही कहने लगी, मैं रिश्तेदार के पास गई हुई थी, अब फिर मैं लौट रही हूँ। अब आपको तो पता है ना कि इधर में कोई साधन मिलता नहीं है। अब साधन तो ले जाओ तो दोनों साइड का किराया देना पड़ता है, और वो भी उनका 36 नखरे हैं। अब देखो, मैं कईयों से बोल पड़ी, रिक्शा वाले से, लेकिन कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। मैंने बोला, आपकी सेवा में हाजिर होना, आप हमारे साथ बैठिए। अब एक तरह से कहूँ ना, उस लड़की से मुझे प्यार हो गया था। आज भी वही रंगत उसका, मुस्कुराने का वही अंदाज, जब मुस्कुराती थी ना तो पलकें झपका देती थी। ये अदा मुझे बहुत ही पसंद आ रहा था। आखिरकार मैं उस बाइक पर बिठा लिया। हाँ, मैं चलने लगा, लेकिन बाइक तेज नहीं दौड़ा रहा था। मैं उसके साथ समय अब एक तरह से बिताना चाहता था। लड़की भी कोई जल्दीबाजी नहीं दिखा रही थी। मैं धीरे धीरे बाइक चलाता हुआ अब बातचीत का सिलसिला शुरू कर दिया था। आखिरकार अब उतना ही समय में अब एक तरह से कहूँ ना, मैं अपने दिल की बात उस लड़की से बताने लगा था। लड़की मेरी दिल की बात सुनकर के हैरान हुई, मुस्कुराई भी, और अचानक बोली कि बाइक रोको, बाइक रोको। अब मैं डर चुका था कि मैंने कोई गलत तो नहीं बोल दिया, लड़की भड़क तो नहीं गई। अब क्या होगा, अब क्या होगा? दिल में धुकधुकी सी मची हुई थी। मैं बाइक तो रोक दिया, लेकिन चेहरा मेरा उतरा हुआ था, और वो लड़की तो मुझे घूर कर देख रही थी, जैसे मुझे अब जिंदा ही खा जाएगी। अब उसकी बड़ी बड़ी आंखें मेरी तरफ घूर रही थी। हाँ, मैं तो चुपचाप खड़ा था कि ना जाने अब क्या मेरे साथ में बर्ताव करे। मैं ऐसा कोई गलत वर्ड तो नहीं बोल दिया। मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि डर से मैं जल्दी जल्दी में उसको बताया कि मैं आपको चाहता हूँ। और तभी तो लड़की अब एक तरह से आश्चर्य में डूबी और मुस्कुराई, और फिर वो झटके से बोली, बाइक रोको। बाइक रोक करके मैं उस लड़की की तरफ देख रहा था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। और तभी वो लड़की जोर से हंसी, कहने लगी, डर गए ना? आपको क्या लगा कि मैं नाराज हो गई? हाँ, नाराज हो गई हूँ। अब देखिए, प्यार करना तो ठीक है, लेकिन बाद में ये मत कहना कि मैं अब आपसे शादी करना चाहता हूँ, तब मैं ये कर नहीं पाऊंगी। मैं पहले ही बता रही हूँ, अगर हमारे प्यार में आगे बढ़ना है तो बस प्यार तक ही सीमित रखना, शादी तक जाने की कोशिश बंद करना। चाहे आप कुछ भी कहोगे, मैं आपके साथ कभी शादी के बंधन में बंध नहीं पाऊंगी। मैंने सोचा कि चलो पहले प्यार का शुरुआत करते हैं, और बाकी का बात तो बाद में देखेंगे। तब तक लड़की शायद उसका इरादा बदल जाए, और हो सकता है कि शादी के लिए मान भी जाए। चलो शुरुआत तो करें। इसके बाद प्यार का सिलसिला शुरू हो चुका था। हम रात के टाइम में ही ज़्यादा मिलते थे, और उसी रेलवे के क्रॉसिंग के आगे अब एक तरह से एक छोटा बगीचा था, एक बड़ा बगीचा जहाँ पर उसका घर था। हम छोटे बगीचे के अंदर अब जाके घंटों बैठा करते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे। और अचानक हमारे भाई के साहब के पास में अब कुछ पैसों की दिक्कत आ गई थी। अब कुछ माल खरीदना था फोटो स्टूडियो के लिए। अब पैसा का शॉर्टेज हो गया था, और घर में भी जरूरत थी। जो भी कुछ कमाया धमाया था घर में भी खर्च हो गया था। पैसे की दिक्कत होने से अब भाई साहब मुझसे कहने लगे कि छोटे, देख कहीं से कुछ पैसा का इंतजाम हो जाए। अब मैं कई दोस्तों से कहा कि भाई कुछ दिन के लिए उधार दे दो, लेकिन सबने मना कर दिया। अब मेरा मूड उस टाइम उखड़ा हुआ था। जब मैं उस लड़की से मिलने के लिए गया रात को, तो मेरा मूड वैसे ही था, उखड़ा उखड़ा सा था। लड़की मेरा मूड देख के समझ गई कि अब मेरा जो दिमाग है सही नहीं है। कहने लगी कि रवि, आज तुम्हारा मूड क्यों उखड़ा हुआ है? मैं कहा, छोड़ो ना मूड को, ये तो ऊपर नीचे होता रहता है।
चलो हम मूड को सही करते हैं, अब प्यार व्यार की बात करते हैं। लेकिन लड़की कहने लगी, ना, पहले बताओ क्या दिक्कत, क्या परेशानी हो गई, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। मैं कहने लगा, छोड़ो ना, अब हमारे साथ फाइनेंशियल समस्या तो आता रहता है। अब भाई साहब कुछ पैसे की ज़रूरत है और पैसा मैंने यार दोस्तों से मांगा। अब मैं तो अब क्या कहूँ, अब जिनसे मांगा सबने मना कर दिया। अब मेरे पास में अब कोई रास्ता भी नहीं है कि भाई साहब को इतना पैसा दे पाऊँ। कितने पैसे की ज़रूरत है, छूटते ही बोली। मैंने बोला, छोड़ो ना, तुम्हें क्या मतलब है, तुम्हारे पास कहाँ से पैसा आ जाएगा। तब अब मुझे डांटते हुए कहने लगी, अरे बताओ तो सही, कितना पैसा चाहिए, मैं इंतजाम कर दूंगी ना। मैं उस लड़की की तरफ देखता रहा। अब मैंने बोला कि ना ना, रहने दो, अब तुम्हारे पैसे का हमें जरूरत नहीं है। तब वो नाराज हो गई। कहने लगी, तुम इसका मतलब मुझसे प्यार नहीं करते। मैं बोला, ना ना, वो बात नहीं है। अब तुम्हारे पास में इतना पैसा कहाँ से आया होगा, अगर पैसा आया भी होगा तो तुम ना जाने कितने दिनों से उस पैसा के जोड़ कर रखी होगी, पैसा थोड़ा ज़्यादा ही है ना। वो कहने लगी, पहले तुम बताओ तो कि कितने पैसे की जरूरत है। आखिरकार उस लड़की की जिद के आगे मैं झुक गया था। तब मैं बताया कि इतने पैसे की जरूरत है, पैसा कुछ ज़्यादा ही था। आखिरकार लड़की मुस्कुराने लगी। कहने लगी, इतनी सी बात के लिए इतना तुम्हारा मूड उखड़ा हुआ था, अब मूड को सही करो। कल मैं जब लौटेंगे ना तो पैसा तुम्हें दे दूंगी, कल तक तुम्हारा काम चल जाएगा ना। मैं बोला, हाँ चल जाएगा। आखिरकार हम अब एक तरह से प्यार में डूब चुके थे और मैं अब एक तरह से बड़ा खुश था कि देखो मेरी प्रेमिका अब शायद कितना पैसा इकट्ठा कर रही हो कि एक एक पैसा जोड़ जोड़ करके, और देखो मुझे अब जरूरत पड़ी तो पैसा दे रही है। मैं उसका पैसा पाई पाई लौटाऊंगा, उसका पैसा को मैं अपने पास रखूंगा नहीं। मेरा इरादा यही था। आखिरकार हम दोनों एक दूसरे से जुदा हुए, वो अपने बड़े बगीचे की तरफ, मैं अपने बाइक की तरफ। फिर मैं अपने घर पहुंच गया था। उस रात मैं उसी लड़की के बारे में सोच रहा था और सोचते सोचते नींद आ चुकी थी। हाँ, सुबह जब उठा ना तो दिमाग फ्रेश था। बड़े भैया कहने लगे कि छोटे, कुछ इंतजाम हुआ। मैंने बोला, हाँ भैया, कई दोस्तों से मेरी बात हुई है और आज रात तक पैसा मिलने की उम्मीद है। अब मैं पक्का तो नहीं कर सकता, लेकिन 99% अब मिलने की आशा है। 1% मैं छोड़ दिया था कि किसी कारण बस वो लड़की पैसा ना ले आ पाई तो भाई साहब को मैं क्या जवाब दूंगा। आखिरकार दिन भर काम में लगे रहे, इधर से उधर भागना, और शाम का टाइम करीब 8-9 बजे के आसपास मैं बाइक लेकर के अब एक तरह से घूमने के बहाना, अपने दोस्तों से मिलने के बहाना करके अब घर से निकल जाता था। मैं उसी रेलवे क्रॉसिंग के उस तरफ पहुंच गया था, छोटे बगीचे में, लेकिन वो लड़की अभी तक आई नहीं थी। आसमान में चांद निकला हुआ था और बड़ा अच्छा लग रहा था। अब बगीचा भी था और फूलों का खुशबू भी था, कई तरह के फूलों का खुशबू, अब एक तरह सुगंधित पूरा वातावरण हुआ पड़ा था। उस रात मैं अकेले बैठा सोच रहा था कि मेरी प्रेमिका कितनी सुंदर है, मेरा हर ख्याल को ख्याल रखती है। अब देखो पैसे की जरूरत पड़ी तो वो हाँ तो कर दिया, शायद वो पैसा लेके आ रही होगी, तभी लेट हो रहा है। अब वही हुआ। 10 मिनट के बाद मेरी प्रेमिका अब उस जगह पर लौटी मुस्कुराते हुए। सबसे आते ही वो कहने लगी कि हाँ, मैं तुम्हारा काम कर दिया हूँ। इसके बाद हम दोनों बैठ गए। अब एक तरह से मैं भी खुश था, मेरी प्रेमिका भी खुश थी। अब फिर उसने मुझे एक गुलाब दिया, बिल्कुल सुगंधित गुलाब, फूला हुआ खिल। कहने लगी कि रवि, ये जो गुलाब है ना, ये संभाल के रखना। मैं कहूँ ना कि तुम्हारा जो पैसे का गुल्लक है, जहाँ तुम्हारी लक्ष्मी वास करती हैं, और उस गुल्लक में इस गुलाब को रख देना। चाहे मुरझा जाए, सूख जाए, कोई बात नहीं, अपने गुल्लक में रखे रहना। देखना तुम्हारी एक तरह से तरक्की बरकत होती जाएगी। मैंने पूछा, क्या ये खास गुलाब है, कोई मन्नत मांग के आई हो, कोई देवता से, कोई मंदिर से? तब वो कहने लगी कि हाँ, कुछ ऐसा ही है, ये मामूली गुलाब नहीं है। देखना तुम लोग एक दिन जरूर तरक्की करोगे। इसके बाद अब हमारा प्रेम प्रसंग खत्म हो गया। तब मैं कहने लगा कि अरे, तुम तो पैसे लाने के लिए बात कर रही थी, लाई नहीं क्या? कहने लगी, अरे तुम्हारा बाइक पर रखा हुआ है, टंगा हुआ थैले में।
मैंने बोला कोई ले जाता तो। हंसते हुए कहने लगे, किसकी मजाल जो मेरे पैसे के हाथ लगा दे बिना पूछे हुए। उसकी बातों में उस टाइम मुझे बहुत बड़ा रहस्य नजर आ रहा था। जिस अंदाज से उसने बोली थी ना, तो मैं उसकी अब वो बात को सुनता रह गया। मैं कुछ समझ तो नहीं पाया, लेकिन मैं पूछा कि कैसे, अगर कोई चोर उचक्का ले गया तो। तब वो गुर्राते हुए कहने लगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। उस पैसे को कोई हाथ लगा के दिखा दे, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, वो लेके भाग ही नहीं सकता है। अब फिर वो अचानक मुस्कुराने लगी। कहने लगी, ये मैं क्या बोल रही हूँ, खैर छोड़ो, अब तुम ये पैसा ले जाओ और मुझे भी लेट हो रहा है। अब हम प्यार वार कर चुके थे। अब फिर हम अपने घर की तरफ। अब मैं तो बहुत खुश था कि चलो अब भैया को पैसा दे दूंगा और बोलूंगा कि भैया जितना जल्दी हो सके पैसा उसको रिटर्न भी करना है। आखिरकार मैं घर पहुंचा और इसके बाद भैया को जगा करके, अभी सोए नहीं थे, भाभी के साथ कुछ मजाक चल रहा था, हंसने की आवाज़ आ रही थी। तभी मैं दरवाज़ा खटखटा दिया, भैया उठ जाओ, पैसे का इंतजाम हो गया है। भैया झट से उठे और आकर के कहने लगे कि हाँ छोटे, हो गया क्या? मैंने बोला भैया ये है, और पूरा पैसा गिन लेना, लेकिन भूलना मत भैया, जितना जल्दी हो सके अपने दोस्त को पैसा मुझे वापस करना है। अब एक तरह से कर्जा है, हाँ हमें ब्याज नहीं देना है, लेकिन मूलधन जरूर वापस करना है। भैया मुस्कुरा कहने लगे, तू चिंता मत कर, तेरे से ज़्यादा मुझे इस बात का टेंशन है कि इस पैसे को कैसे लौटाना है। आखिरकार अब उस पैसे से हमारा काम जो अब बिगड़ रहा था वो संभल चुका था। अब फिर मैं गुल्लक में जब वो गुलाब अगले दिन रखने लगा तो भैया चौंक कर देखने लगे, ये क्या कर रहा छोटे, ये गुलाब का फूल गुल्लक में क्यों रख रहा है? मैंने बोला भैया अब मेरे कोई दोस्त ने दिया है, कोई भगवान के पास में गया था, कोई मंदिर के पास में गया था, अब एक तरह से प्रसाद है, और उसने बोला था कि अपने गुल्लक में रखो, और देखो तुम्हारा किस्मत कुछ दिनों में संवरने लगी है, तुम्हारा जो माली हालत है ठीक होने लगी है, चलो आजमा के देख लेते हैं। अब एक तरह से भगवान का प्रसाद ही तो है, फूल ही है, कुछ और चीज़ तो है नहीं। भैया मुस्कुरा दिए, कहने लगे तेरी मर्जी, रख ले। वाकई में अब इसके बाद 2-3 दिन तो ऐसे ही काम ढीला रहा, और हम शाम को रोज मिलते थे अपनी प्रेमिका से। अब हर रात की कहानी थी, हर शाम की कहानी थी। 3 दिन के बाद जो हमारे पुराने ग्राहक थे ना, जो हमसे बिछड़ चुके थे और दूसरे स्टूडियो में जाके फोटो खिंचवाते थे, अब वो हमारे पास लौटने लगे थे। अब उन फोटो स्टूडियो कोसते थे कि उसको काम नहीं आता, देखो ना हमारा काम खराब कर दिया, फोटो खराब कर दिया। अब हम लोग दोनों भाई देख करके हैरत में थे कि आखिर ये सब कैसे होने लगा। हम लोग खुश थे। अब वाकई में जैसा मेरा पहले फोटो स्टूडियो था वो उसी हिसाब से अब चलने लगा था, लेकिन मैं भी खूब मेहनत करता था। हाँ, कभी कभी ऐसा होता था कि मैं बाहर गांव चला जाता था ना, तब मैं उस लड़की से मिल नहीं पाता था। हाँ, कभी कभी तो 2 दिन भी गुजर जाता था, लेकिन लड़की बुरा नहीं मानती थी। वो कहती थी देखो कर्तव्य पहले है, कर्म तो पहले है, इसके बाद में सब कुछ है। तुम कर्म कर रहे हो ना, तो मुझे बहुत खुशी है, ऐसा करना चाहिए, हर इंसान को करना चाहिए। प्रेम तो होता रहेगा, वो तो जिंदगी भर चलता रहता है। लड़की की अच्छी अच्छी बातें जो उपदेश देती थी ना, मेरे को उस टाइम बड़ा वजनी लगता था कि इस छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर लेती है। कभी कभी ऐसी ज्ञान की बातें बोलती थी ना कि मुझे तो समझ में नहीं आता था कि मैं क्या उसका जवाब दूं। तब मुस्कुरा कहती थी कि छोड़ो, ये बात तुम समझ नहीं पाओगे। बाकी में उन बात को मैं समझना भी नहीं चाहता था। मैं उस लड़की से प्रेम करना था, हाँ मैं प्रेम कर रहा था। आखिरकार भाभी अब एक तरह से अब सुबह के टाइम में अब मुझे रोक लिया था। जब रोका ना तो मेरे मन में खटका आ चुका था कि कहीं शादी का रिश्ता तय तो नहीं हो गया। वही अंदाजा मेरा सही निकला। अब भाभी कहने लगी कि देखो देवर जी, अब तुम्हारी हाँ की जरूरत है। लड़की तो हमारी देखी भाली है, संस्कारी लड़की है, अब क्या कहते हो? मैं सन सा रह गया था। अब मैं अभी तक उस लड़की से अब बोल नहीं पाया था कि क्या हम शादी कर सकते हैं कि नहीं। मैं बोला कि भाभी कुछ दिन रुको, 1-2 महीना रुको, अब फिर मैं आपको
अब बता दूंगा, इतना तो मोहलत दे सकती हो ना। भाभी मुस्कुरा के कहने लगी, 2-3 महीने नहीं, मैं तुम्हें पूरा 6 महीने दे रही हूँ। 6 महीने में जो सोचना है समझ लो, जो करना है कर लो, लेकिन मैं इस लड़की को अब तुम्हारे पल्ले बांध के रखूंगी। अभी जो करना है आवारागर्दी कर लो देवर जी। मजाक में मजाक भी करती थी, बड़ी भाभी थी। अब मैं शर्मा जाता था। आखिरकार मैं सोचते हुए अपना स्टूडियो चल पड़ा था। जब मैं शाम के टाइम उस लड़की के पास गया, मेरा चेहरा उदास था। वो चेहरे का उदासी पूछने लगी कि आज क्या बात है। मैं कहने लगा कि देखो, मेरी शादी का रिश्ता मेरी भाभी तय कर रही है। तब वो चहकने लगी, हाँ कहने लगी, ये तो अच्छी बात है, लड़की अच्छी है ना, तुमने देखी है? मैंने बोला नहीं, मैं तो नहीं देखा, लेकिन भाभी का जानकारी में भाभी ने देख रखा है। अब फिर मैं उदास हो गया। लड़की कहने लगी, फिर अब इसमें उदासी वाली क्या बात है? रिश्ता अगर तुम्हारे परिवार को मंजूर है तो तुम भी लड़की जाके देख लो और हाँ बोल दो, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तब मैं उदास भाव से अब एक तरह से उस लड़की से कहने लगा कि मैं तो शादी तुमसे करना चाहता हूँ। जब प्यार तुमसे किया तो शादी किसी और से क्यों? अब लड़की का चेहरा एकाएक फक हो गया था, जैसे जलता हुआ बल्ब बुझ गया हो। रौनक ही चेहरे पर से खत्म हो गई थी और एक तरह से मुझे डांटती हुई कहने लगी कि देखो रवि, मैं तुमसे उसी टाइम बोली थी कि मेरा रिश्ता ऐसे ही चलता रहेगा, मैं शादी नहीं कर सकती। मैं तुम्हें उस टाइम भी समझाया था और आज भी समझा रही हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती और रिश्ता जब तक चल रहा है चलने दो। अब एक तरह से वो मना कर चुकी थी। मैं और उदास हो चुका था। तब मुझे समझाने लगी कि देखो रवि, मैं तुम्हें अपना अब एक सीक्रेट बताऊं तो विश्वास कर पाओगे? मैंने बोला हाँ क्यों नहीं। उदास तो था ही। अब एक तरह से मैं अब वही सब कुछ बोल रहा था जो लड़की अब मेरे से बात कर रही थी कि हाँ हाँ बोलो। तब वो कहने लगी, देखो रवि, मैं तुमसे छिपा रही थी, मेरी शादी बहुत पहले तय हो चुकी है। मैं कहूँ ना कि बचपन में ही। अब हम जवान हो चुके हैं, मेरा पति भी अब एक तरह से जवान हो चुका है, होने वाला पति, और अब वो मुहूर्त भी जल्द आने वाला है जब हम शादी के बंधन में बन जाएंगे। इसीलिए मैं अब तुमसे मना कर रही थी। अब तो तुम समझ गए होंगे ना। मैं जब ये बात सुना ना तो वाकई में मेरे जैसा लगा कि बस धरती अब खिसक रही है। अब मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। लड़की ने साफ बोल दिया था कि मेरी शादी तय हो चुकी है बचपन में और उसी से हमारी शादी होगी। घरवाली मेरे उसी से शादी कराएंगे और मैं कहीं शादी नहीं कर सकती। जब तक मेरा प्यार मोहब्बत चल रहा है चलने दो, इसी तरह हम समय पास करते रहेंगे। सही मायने में बहुत मैं शौक में रह गया था। आखिरकार लड़की से अब हम विदा हुए, कल मिलने का वादा करके। लेकिन मैं अब एक तरह से कहूँ ना उदास हो गया था। अब मन ही मन सोच रहा था कि जब वो लड़की मुझसे शादी नहीं करेगी तो फिर मिलने का फायदा क्या है। उदास भाव से अपना घर पहुंचा। सारी रात मुझे नींद नहीं आई। उसी लड़की के बारे में सोचता रहा कि चलो अब कुछ नहीं हो सकता। लड़की ने तो साफ मना कर दिया, वो तो पहले ही किसी की हो चुकी है, बचपन से उसका रिश्ता तय हो गया है। अब मैं क्या कर सकता हूँ। मन को समझाने लगा। किसी तरह सुबह में नींद आई, लेकिन नींद जल्दी ही खुल गई। भाभी दरवाज़ा पीट रही थी कि भैया जाना नहीं क्या स्टूडियो? मैंने बोला हाँ भाभी। इसके बाद मैं स्टूडियो पहुंच गया था। भैया किसी काम से बाहर जाने वाले थे और वो दिन मेरे को ही संभालना था स्टूडियो। अब मैं कभी कभी ऐसा ही करता था जब भैया कहीं जाते थे। मैं उदास भाव से स्टूडियो में पहुंच चुका था और वो दोपहर का अब समय था। मैं कहूँ ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ, ग्राहकों का अब भीड़ लगा हुआ था, एक आ रहे थे एक जा रहे थे। तभी दोपहरी में मुझे लगा कि जिस लड़की से मैं प्यार करता था ना, एक बार मेरे स्टूडियो का अब कॉर्नर में दिखाई दिया। अब मैं एक तरह से कहूँ ना उस लड़की को अपने स्टूडियो में अब देख करके मुझे पल भर के लिए हैरानी हुई, लेकिन अगले पल मेरी आंखों से वो ओझल हो चुकी थी। मुझे लगा कि मेरे दिमाग का भ्रम है, ऐसा नहीं हो सकता है। आखिरकार शाम हो गई और मैं करीब 8 बजे के आसपास स्टूडियो हम बढ़ा देते थे
7:30, मैक्सिमम 8। इसके बाद अपने घर को ले चले जाती थी। अब फिर मैं अपनी प्रेमिका के पास पहुंचता था, लेकिन उस रात मुझे अब प्रेमिका के पास जाने का मन नहीं हो रहा था। क्या किसके पास जाओ जब उसका रिश्ता किसी और के साथ होना है। जो होना था, अब हमने प्रेम जो करना था कर लिए, अब मैं नहीं जाऊंगा। मैं अपने मन को समझा दिया था। जैसे ही दुकान बढ़ाने लगा, तभी वही प्रेमिका लड़की मेरी दुकान में पहुंच चुकी थी। अब मैं देख करके एक पल के लिए हैरान हो गया। तुम यहां पर? वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, क्या मैं आ नहीं सकती हूं क्या? मैं बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं आ सकती, दुकान तुम्हारा ही है। क्या फोटो खिंचवानी है? कहने लगी, नहीं नहीं, मेरा फोटो अच्छा आता नहीं है। मैं कितनी बार खिंचवाई हूं, लेकिन कभी मेरे मनपसंद का फोटो आया नहीं, ऐसे मैं खिंचवाती नहीं हूं। मैंने बोला, अरे गरे से खिंचवाई होगी, मैं एक बार खींच के देखता हूं, अब देखना वो फोटो कितनी सुंदर होगी। और उसके मना करने के बाद भी मैं अपना पोर्टेबल कैमरा अब एक तरफ से क्लिक कर चुका था। और तभी लड़की एक तरफ से गुस्सा होगी, मैं मना कर रही हूं ना कि मुझे फोटो नहीं खींचना। और तब तक मैं एक क्लिप तो ले ही चुका था। मैं फिर उसको शांत कराने लगा, अरे नाराज मत हो, मैं मजाक कर रहा हूं, सिर्फ फ्लैश चमकाया था, फोटो नहीं खींचा था। तब जाके शांत हुई। मैं पूछने लगा कि आने की वजह। तब वो कहने लगी कि देखो, अब फलाने तारीख को मेरी शादी हो रही है। अब मैं चाहती हूं कि तुम मेरी शादी में आओ। वाकई बिजली गिरी थी मेरे ऊपर में। मैं तो बस ऐसा लगा कि धरती हिल रही है, मैं जमीन पर गिर जाऊंगा। मैं अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाला था, उदास भाव से। हाँ, मैं एक तरह से अब उसकी तरफ दया भाव से देख रहा था। आखिरी में बात बोला, देखो एक बार मेरे बारे में सोच लेती। तब वो मुस्कुरा के कहने लगी कि देखो रवि, हम और तुम पहले भी मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, और तुम्हें कल भी बताई हूँ और आज ही बता रही हूँ, ये संभव नहीं है। अब हमारी शादी अपनी बिरादरी में ही होती है। हमारे यहाँ का असूल है, हम अपनी बिरादरी से बाहर नहीं जा सकते। हाँ, प्रेम व्यवहार अलग चीज है, उसके लिए हमारी बिरादरी में छूट है, लेकिन शादी तो उसी से होगा जिसे हमारा परिवार ने तय कर रखा है। अब वो मुहूर्त आ चुका है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी शादी में शामिल हो। इतना तो करोगे ना, मुझे बड़ा खुशी होगी। आखिरकार मैंने उसको हाँ बोला, उदास भाव से, कि मैं जरूर आऊँगा। तब वो कहने लगी कि सुनो, कैमरा लेके मत आना, मुझे फोटो नहीं खिंचवाना है। मैं बोला कि नहीं नहीं, मैं लेके नहीं आऊँगा। इसके बाद वो कहाँ शादी होना था, वो सब कुछ उस लड़की ने मुझे बता दिया था, लेकिन बड़ा ही अजीब लग रहा था। ये कौन सा रिवाज है भाई? मैं समझने का कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था। प्यार किसी और से, शादी किसी और से। अब मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल भरा सवाल था, लेकिन मैं सवाल को अब एक तरह से हजम कर रहा था। चलो, हमारी किस्मत में ये लड़की लिखी नहीं थी, बात खत्म। आखिरकार अब तय मुहूर्त पर जब वो शादी थी, रात को 11 बजे हम उस जगह पर जाना था। जब मैं उस जगह पर गया बाइक लगा करके, तब मैं देखा वो बगीचे का एरिया था। वहाँ पर एक तरह से तंबू लगा हुआ था, और वहाँ बहुत सारे मेहमान दिख रहे थे। मैं दूर से देखा, अब सब के सब अब इधर से उधर घूम रहे थे, जो भी खान पान बना हुआ था उसका आनंद ले रहे थे। जब मैं वहाँ शामिल होने गया ना, तब सारे मेहमानों को देखने लगा जैसे एक ही घर के लोग हों, एक जैसी हाइट, और कपड़ा लगभग मिलता जुलता था। हाँ, कलर में ज़रूर फर्क था, लेकिन चेहरा सब ढके हुए थे। ये कैसे बाराती हैं, कैसे लोग हैं, इनका रिवाज क्या है, मैं कुछ समझ में नहीं पाया था। मैं किसी का सही ढंग से चेहरा देख नहीं पाया था। आखिरकार अब वो समय का इंतजार करने लगे जब 12 बजे अब शादी होनी थी। तब कहूँ ना कि वहाँ मंडप वगैरह नहीं था। लड़की अंधेरे में से निकल के आई, दुल्हन बनी हुई, उसके साथ और सहेलियाँ थी, जैसे अब सब उसको साथ लेके आ रही हो। और मैं जब देखा ना, अब उसकी सुंदरता और बढ़ चुकी थी। अब एक तरह से लाल जोड़े में दिखाई दे रही थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसने मुझे दूर से देख करके अपनी आंखें झपका दिया,
बोला कुछ नहीं, जैसे मेरा वो स्वागत कर रही हो। अब मैं भी दूर था। मैं किसी को अब ये साबित नहीं करना चाहता था कि इस लड़की का मैं प्रेमी हूँ। अब एक तरह से मुझे निमंत्रण मिला था और तब मैं आया था। लेकिन मैं वहाँ देख रहा था कि लोग बाग खान पान में जुटे हुए थे। आज ज़्यादातर मुझे नॉन वेज ही दिखाई दे रहा था। हाँ, नॉन वेज मेरे घर में तो बिल्कुल वर्जित था। अब मैं तो नॉन वेज का अब जो सुगंध है ना, वो भी मुझे हजम नहीं होती थी, उल्टी होने लगती थी। इन चीज़ों से मैं बहुत दूर रहता था और आखिरकार मैं खाने पानी पीने से परहेज किया था। हाँ, कुछ देर तक मैं वहाँ पर रुका रहा। हाँ, आखिरकार जब उनका शादी ब्याह का सब कुछ कंप्लीट हो गया, हाँ, तब मैं उस लड़की के पास में आया। लड़की अभी भी अपने पति के साथ में थी। हाँ, कमाल की बात था, उसका चेहरा भी ढका हुआ था। अब सिर्फ आंखें नजर आ रही थी। शायद इनमें रिवाज होगा, मैं तो यही समझ पाया था। हाँ, तभी लड़की मुझे इशारे से बुलाई। हाँ, मैं जल्दी से अब उसके पास पहुंच गया। हाँ, कहने लगी, रवि, मुझे बहुत अच्छा लगा अब तुम मेरी शादी में आए हो। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी शादी अटेंड करोगे, लेकिन मैं जब तुम्हें देखी ना तो मेरे दिल की तसल्ली हुई। चलो रवि, आज हम आखिरी बार अब हम मिल रहे हैं। अब हम दोबारा अब एक दूसरे को देख भी नहीं पाएंगे। मैं हैरानी से था, परेशान था। क्यों भला? ऐसा क्या होने वाला? हाँ, तब लड़की मुस्कुरा कर धीरे से मेरे कान में बोली कि बस आज का सफ़र हमारा यहीं ख़त्म होता है। ना तो तुम मुझे ढूंढने की कोशिश करोगे और ना मैं तुम्हें ढूंढने की कोशिश करूंगी। और हाँ, उस फूल को संभाल के रखा है ना? मैं बोला, हाँ, जैसा तुमने बताया था मैं गले में डाल दिया था। और तभी मुझे उन पैसों की याद आ गई। हाँ, मैं कहने लगा, देखो, पैसा मेरे पास में इकट्ठा हो गया है। हाँ, मैं कहूँ ना कि मैं तो कल परसों के टाइम में देने वाला हूँ, कुछ पैसे की कमी थी। हाँ, तब वो लड़की मुस्कुरा के कहने लगी, अरे रे रे, उसकी जरूरत नहीं है। तुम वो पैसा अपने पास में रखो और उस पैसा से तुम और पैसा बनाओ। मेरी तो दिली कामना यही है। आखिरकार मैं उसको मनाता रह गया कि नहीं, पैसा हमें देना है। हाँ, तब वो लड़की मना कर दी कि नहीं, वो पैसा मैं तुम्हारे लिए लेके आई थी। हाँ, तुम उस पैसे से अब ज़्यादा कमाओ, यही तो मेरी इच्छा है। हाँ, उस फूल को जो गले में रखा हुआ है कभी बाहर मत निकालना, जैसा है वैसे ही रहने देना। हाँ, देखना तुम लोग एक दिन बहुत ही बड़े लोग बनोगे। हाँ, तब मुझे बहुत खुशी होगी। मैं पूछना चाह रहा था कि आखिर हम क्यों नहीं मिलेंगे। हाँ, तब वो कहने लगी, ऐसा ही मेरे में नियम है, अब मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आ पाऊंगी। वाकई में उदासी भाव से मैं अब एक तरह से विदा लिया था। हाँ, इसके बाद वाकई में मेरे पास इतना काम आने लगा था कि हम लोग तरक्की पे तरक्की करते गए। आज सही वो लड़की ने कहा था, जो पैसा भैया ने खर्च किया था वो भी अब एक तरह से अब हमारे काम में आ रहा था। उससे भी फायदा हो रहा था और काम बढ़ता जा रहा था। हाँ, उसके बाद मेरे दिल में बहुत एक तरह से लड़की के मिलने का उम्मीद करता था। अब मैं उस जगह पर जाता था, रात के टाइम में घंटों बैठा रहता था कि चलो कभी लड़की को तरस आ जाए और कभी आ जाए। लेकिन उसके बाद में वो लड़की कभी दिखाई नहीं दी। हाँ, वाकई में अब भाभी मेरे पीछे पड़ी हुई थी। हाँ, तब मुझे हाँ करना पड़ा। हाँ, इसके बाद मेरी भी शादी हो गई थी और शादी हो गई। हाँ, हमारा जो काम था अब बढ़ चुका था। एक स्टूडियो से हमने 3 स्टूडियो खोल लिया था। जो लड़की ने कहा था ना, सब कुछ अब हो चुका था। बाकी हम लोग अब उस गरीबी रेखा से बाहर हो चुके थे। अब मैं अब उस लड़की का शुक्रगुजार था। जो उसने कहा वो हमारे सामने सब कुछ हो रहा था, जैसा उसने बोला, जैसा उसने चाहा, और अपना वचन पूरा निभाई थी और उसके बाद कभी मिल नहीं पाई थी। लेकिन आज मैं जब उस लड़की के बारे में सोचता हूँ, तब मैं समझ नहीं पाता था कि आखिर वो लड़की कौन थी। अब शादी के बाद में ऐसा कौन सा बंधन है जो रोक लेता है। और वो बारात में आए सारे बाराती जो अपना चेहरा ढक कर रखे हुए थे, अपना चेहरा नहीं दिखा रहे थे। खास करके अब उस लड़की का दूल्हा भी सेम वैसे ही था। उस जगह पर मुझे बड़ा ही एक तरह से अलग अनुभव हो रहा था, जैसे मैं दूसरे आयाम में आ चुका हूँ। वो हमारी धरती का हिस्सा नहीं है, ऐसा उस जगह पर मुझे अनुभव हो रहा था। लेकिन मैं अपने दिल की बात किससे कहूँ।
सब कुछ मैं डायरी में लिखता जाता और आज मेरे हाथ में वो डायरी आ चुकी है। और तब मुझे वो घटना अच्छी तरह से मैं समझ पाया हूँ कि मेरे साथ में क्या क्या घटा था। तो आखिर वो लड़की कौन थी, मैं आज तक उस लड़की को समझ नहीं पाया हूँ। अब मेरे ख्याल से वो लड़की हमारी धरती की वासी नहीं थी, या ये यूं कहूँ कि वो एक तरह से मानव थी नहीं। वो जरूर कोई ऐसी शक्ति थी जो मैं जानता नहीं था। उसकी चमकती हुई आंखें रात के अंधेरे में कभी कभी चमकती थी। अब मुझे शक होता था कि मैं पूछूं और तभी वो आंखें नॉर्मल हो जाती थी। मैं कई बार नोटिस किया था, लेकिन प्यार के आगे अंधा था ना, तो सब कुछ बर्दाश्त कर लेता था, हंस के टाल देता था। उस लड़की से मुझे इतना ही प्यार था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी घटना। ये कहानी घटना आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई कहानी है जो आप मुझे सुनाना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो आप इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप सुना सकते हो, बता सकते हो। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब फिर मैं कल की रात मिलता हूँ इसी चैनल पर और इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।